1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण रहा, और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा कि अविश्वास प्रस्ताव के आज मोदी जी को आखिरकार विपक्ष ने घसीट ही लिया लोकसभा में, जो वो लंबे समय से गायब थे। बोले, जम के बोले, और एक तरीके से वो बोलने की रोटी खा रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। काम तो उनसे कुछ खास हो नहीं पाया, लेकिन बहरहाल बोलते अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। उनके आज के भाषण को सुनकर के 10 साल पहले की याद आ गई, जब वो प्रधानमंत्री बने थे और उस समय के भाषण दे रहे थे। नया नया माहौल था, प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार थे, और गुजरात मॉडल का एक फेक आइडिया लोगों के दिमाग में घर कर गया था, इसलिए उनकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते थे। उस समय भी उनके भाषण में 3 चीज़ें खास होती थी। एक तो लफाजी, दूसरे जिन बातों को कोई आधार नहीं उनको भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहना, और तीसरे ये है कि बहुत लंबे भाषण के बाद उसमें से भी सार कुछ नहीं निकलता था। ये तब भी था, और आज के भाषण में भी यही किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात जो हालांकि पूरा भाषण आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा, अब चर्चा चल रही इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ी बात कि जिस मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया, उस मणिपुर पे अपने प्रधान सेवक बोले, लेकिन काफ़ी देर बाद, मेरा ख्याल करीब 1 घंटे बाद बोले होंगे, और उसमें भी उनका वही था, मतलब इस बात में कोई सार नहीं था कि मणिपुर में हम लोग संभाल लेंगे, शाह जी बता चुके हैं, बाकी सब ठीक हो जाएगा, माता बहनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ और सब करता हूँ, देखूंगा और सब कुछ ठीक होगा, मणिपुर वाले बहुत अच्छा दिन देखेंगे। ये सब बातें उन्होंने बताई। कैसे देखेंगे उस मणिपुर को ठीक करने के लिए, कौन सी, क्या नाम है, उनके पास ब्लूप्रिंट है, क्या कार्यप्रणाली है, ये सब एब्सेंट था। ऐसा होना भी नहीं था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई कार्यप्रणाली है भी नहीं। जैसे वो दंगे शुरू हुए, कालांतर में अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, जैसा अपने प्रधान सेवक के साथ पहले भी कई बार हुआ है। कोरोना आया, सारी मुश्किलों के बाद अपने आप चला गया, ये सब हुआ। ये काम उन्होंने मणिपुर को लेकर के किया, और उसके अलावा उन्होंने और भी अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई, जिसमें से 1-2 का जिक्र मैं करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि एचएएल नई ऊंचाई पे छू रहा है। अब उस समय मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों को याद भी होगा कि वही एचएएल है जो ऊंचाई छू रहा है, जिसको उन्होंने राफेल विमान का ठेका देने से मना कर दिया था, और अपने अनिल अंबानी को ठेका दे दिया गया था। उसमें क्या हुआ आज तक नहीं पता। बहरहाल ठेका अनिल अंबानी साहब को दिया गया था कि वो राफेल बनावेंगे और राफेल के कल पुर्जे जोड़ेंगे। ये आप लोगों को याद होगा। और अगर एचएएल के ऊपर उनको इतना ही कॉन्फिडेंस था, तो ये ठेका अनिल अंबानी को क्यों दिया गया? पर एचएएल अगर आगे बढ़ा है, तो उसमें अपने प्रधान सेवक की कोई, मतलब उसमें सार्थकता नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अपनी अपनी खूबियों से जिन लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया था, उससे आगे बढ़ी। इस तरीके की वो बातें उन्होंने की हैं अपने पूरे भाषण के दौरान। और तीसरी बात फिर उन्होंने इसके लिए उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया कि अब अगर तीसरी बार वो बनेंगे प्रधान सेवक, तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष किया अपने प्रधान सेवक ने कि इनको पूछना चाहिए था कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा। इन्होंने नहीं पूछा, ये इनका नाकारापन है। ठीक है, अच्छी बात है, ये बात सही भी है, लेकिन अपने प्रधान सेवक ने भी ये नहीं बताया पूरे अपने लंबे भाषण में कि वो दुनिया में भारत को तीसरी महाशक्ति कैसे बनाएंगे, आर्थिक महाशक्ति। ये बात उन्होंने नहीं बताई। ये बात उन्होंने कुछ उसी तरह से बताई जैसे वो जो 10 साल पहले भाषण देते थे
ये सब ब्लैक मनी वापस आ जाएगी तो लोगों के खाते में वैसे ही 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। कुछ इसी तर्ज पे उन्होंने भारत को तीसरी महाशक्ति बनाने, आर्थिक महाशक्ति बनाने की भी बात की। मोदी जी की सारी चालें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं, वो उनके बात करने का तरीका भी स्पष्ट है। वो इस तरीके का एक वो एक एक म प्रलोभन देकर के, जैसे उन्होंने पहली बार प्रलोभन दिया था और सारे प्रलोभन देकर के वो चाहते हैं कि उनको तीसरा टर्म मिल जाए। जैसे कि हर बार पिछली बार जो वे उनके 10 साल के कार्यकाल को देख के समझ में आ रहा है कि कभी भी जब भी कोई मुसीबत सामने आई तो उसको लेकर के कोई ब्लूप्रिंट उनका उनके पास नहीं था। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो क्या नाम है कोरोना महामारी रही हो, चाहे वो क्या नाम है बैंकों का जो दिक्कत वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने लगी थी, तो वो सब कहीं से भी वो उनका जो कार्यप्रणाली रही है, वो कार्यप्रणाली कहीं से भी मतलब ये उस समय जब वो मुसीबत आती थी तो देख के नहीं लगता था कि उसको दूर करने के लिए कोई कोई ब्लूप्रिंट या कार्यप्रणाली अपने प्रधान सेवक के पास है। और फिर ये तो सब एक बात हुई, उसके अलावा जो फ़िलहाल जो दिक्कतें हैं, विदेशी कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका बहुत ज़्यादा लोन का ब्याज चुकाना पड़ रहा है, महँगाई ज़बरदस्त है, बेरोज़गारी ज़बरदस्त है, दिक्कतें हैं, क्या नाम नौकरी-चाकरी कहीं नहीं है, सालों से नौकरियों के इम्तिहान लटके हुए हैं जिसमें पर्चे लीक हो रहे हैं, ये सब सारी बातें हो रही हैं। इसका ज़िक्र कहीं से अपने प्रधान सेवक ने नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, ठीक बात है, वो सरकारें ऐसा करती भी नहीं हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन जितना गुलाबी-गुलाबी उन्होंने दिखाया सब कुछ, वैसा भी नहीं है और ख़ैर इसके लिए उनसे कोई शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। उनकी आदत है गुलाबी-गुलाबी दिखा करके सरकारों की अवधि बढ़ाने की, वही उन्होंने किया आज भी। आज का जो भी उनका पूरा लंबा भाषण था, वो पूरा लंबा भाषण ये बताने में पर्याप्त था कि अगर उनको तीसरा टर्म मिल भी जाता है, उनकी क्या नाम है उनके क्या नाम है गिमिक से और वो राम मंदिर के आंदोलन से और भी तमाम चीज़ों से, तो इतना तय जानिए कि वो अपने तीसरे टर्म में भी कुछ ख़ास नहीं कर पाएँगे। ये कन्फर्म है और हाँ, वो एक लच्छेदार बात करने में माहिर हैं, आज भी उन्होंने लच्छेदार बातें की और आगे भी लच्छेदार बातें ही करेंगे, इतना तो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है कि जो बातें उन्होंने कहीं और उसमें जो उनका पूरा कार्यकाल बीता है, उस कार्यकाल में जो दिक्कतें आई हैं और जैसा उनका पूरा 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद अगर उनको तीसरा कार्यकाल मिलता है, तो इतना कन्फर्म जानिए कि ऐसा कुछ ख़ास नहीं होने जा रहा है। भारत की दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अर्थव्यवस्था का मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस समय विश्व बैंक के इशारे पे चल रही है, जिसका नतीजा ये है कि गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बड़ी ज़बरदस्त बढ़ रही है और हाँ, चलते-चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि हाँ, मोदी जी अडानी और क्या नाम है उनके जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज़ खड़े कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कॉमन मैन के हित में उनके पास ना कोई ब्लूप्रिंट है और ना वो कुछ कर सकते हैं। हाँ, लच्छेदार बात करने में वो माहिर हैं, आज भी उन्होंने लच्छेदार बात की और अगर उनको लच्छेदार बातों के चलते तीसरा टर्म मिल जाता है, तो तब भी वो लच्छेदार बातें ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के कॉमन मैन के हित में उनके पास ना कोई ब्लूप्रिंट है और ना कोई योजना है। हाँ, ये गेहूँ और चावल राशन सस्ता राशन बढ़ता रहेगा और भी इस तरीके से छुट-पुट योजनाएँ चलती रहेंगी, लेकिन समग्र विकास में के मतलब समग्र विकास के तौर पे कॉमन मैन के लिए उनके पास जैसे मैंने फिर कहा, ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना कोई योजना है। आज भी भाषण में उन्होंने मोटा-मोटा यही दिखाया कि जैसे मैंने लास्ट कह के बात खत्म करा कि मणिपुर की समस्या भी अपने आप ठीक हो जाएगी, शायद जी सब बता चुके हैं। इसी तरीके की बातें उन्होंने कही। खैर वो ऐसी बातें शुरू से कहते आए हैं। अब बाकी ये है कि देखिए क्या होता है, चुनाव में पता चलेगा कि आज के उनके भाषणों से जनता कितनी मुतमईन हुई है, ये धीरे-धीरे पता चल जाएगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।